अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट अप्रोच की। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डैपर के बारे में बताया था जो कि सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है डाटा एक्सेस लेयर की। इसी तरह आज हम काम करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क में। इसकी दो अप्रोचेस हैं, कोड फर्स्ट और डीबी फर्स्ट। तो डीबी फर्स्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कोड फर्स्ट के ऊपर। अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने कम टाइम के अंदर परफॉर्म करना है और आप चाहते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली व्यूज को जनरेट कर लें यानी कि इन लेस देन 1 मिनट, और आप पूरा कोड ऑपरेशन या स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, तो आप एंटिटी फ्रेमवर्क को चूज कर सकते हैं, इसकी कोड फर्स्ट अप्रोच को। ये आपको स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली आपके मॉडल से आपके HTML व्यूज को जनरेट कर देगा। ये आपको चार चीजें प्रोवाइड करेगा: लिस्ट बना देगा, क्रिएट का फॉर्म बना देगा, एडिट का फॉर्म बना देगा और डिटेल का फॉर्म बना देगा। तो आप अपना प्रोजेक्ट क्विक स्टार्ट कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट अप्रोच की मदद से। इस प्रोजेक्ट में जो मैं शुरू करने वाला हूं, हम एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास से हम डेटाबेस बनाएंगे, और फिर जब डेटाबेस हमारी बन जाएगी तो उसी क्लास से हम अपने व्यूज जनरेट करेंगे और क्रोड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अब इसका बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या होती है कि आप जो एक क्लास बनाते हैं कोड फर्स्ट में, हमेशा क्लास पहले बनती है जिसको हम कहते हैं मॉडल या एंटिटी मॉडल। ये क्लास जब आप बना लेते हैं तो इसी क्लास के बिहाफ पे एक टेबल जनरेट होता है जिसमें कॉलम्स के नेम प्रॉपर्टीज के नेम होते हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ पे क्लास में एक नाम रखा है आईडी, तो टेबल में भी आईडी का एक कॉलम बन जाएगा। और अगर आपने प्राइमरी की सेट करनी है तो इसके अंदर आप डाटा एनोटेशंस यूज करते हैं, जैसे कि की, रिक्वायर्ड, डाटा टाइप डॉट पासवर्ड और समथिंग एल्स। आप उसको यूज करके बता सकते हैं कि मेरा जो टेबल जनरेट होना है उसमें क्या चीज फॉरेन की है, क्या प्राइमरी की है, क्या चीज रिक्वायर्ड है, नॉन रिक्वायर्ड, नल, या डाटा टाइप क्या हो, या आप उसको कह सकते हैं कि इंक्रीमेंटल है या नॉन इंक्रीमेंटल है। तो ये सब चीजें आप अपने एंटिटी मॉडल या C# के मॉडल में डिफाइन करते हैं और उसके बाद आप स्केप फोल्डिंग की तरफ चले जाते हैं, अपनी डीबी को माइग्रेट करते हैं, अपडेट करते हैं अपना डेटाबेस ताकि वो चीज जनरेट हो जाए, और फिर आप स्केप फोल्डिंग की तरफ आ जाते हैं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं अब इस पे, यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क और डीबी कोड। तो ये कोड फर्स्ट है, तो मैंने कोड बना लिया। मैं इसकी कोई गिट नहीं बनाना चाहता क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर सकूं। तो ये एक MVC का प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं बनाऊंगा एम्प्टी और स्ट्रक्चर है MVC, और मैंने क्लिक किया ओके। अब ये प्रोजेक्ट मेरा बेस लाइन से जनरेट हो रहा है। अब ये जब प्रोजेक्ट मेरा जनरेट हो जाएगा, मैं इसमें इंस्टॉल करूंगा एंटिटी फ्रेमवर्क को। इस टाइम एंटिटी फ्रेमवर्क 6 चल रही है और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर चल रही है, जो कि ASP.NET कोर में यूटिलाइज होती है। अगर आप वो ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जहां पे मैं ASP.NET कोर की सीरीज को परस्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ASP.NET MVC की सीरीज को परस्यू कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट अब इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क को। नगेट पैकेज मैनेजर में जाएंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क सर्च करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, जो कि कंपैटिबल वर्जन है हमारा। मैं यूज कर रहा हूँ 4.7 फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट मेरा फाइनली कॉन्फ़िगर्ड हो गया है, और इस प्रोजेक्ट में अब मैंने इंस्टॉल करना है एंटिटी फ्रेमवर्क को नगेट पैकेज मैनेजर की मदद से। तो आप चले जाएं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके आप करना है इसके ऊपर, और यहाँ पे अब आप जाएंगे मैनेज नगेट पैकेज मैनेजर और सर्च करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क को। ओके, तो ये है एंटिटी फ्रेमवर्क 6.2। इसको मैंने अपने पास यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अब
ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है। जैसे ही इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी हम फिर बनाएंगे मॉडल्स। अब जो मॉडल्स है ये बेसिकली आपका टेबल होता है, तो आपने जो टेबल का स्ट्रक्चर रखना है आप वही मॉडल बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मॉडल्स में आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड एक क्लास, और ये क्लास है और इसका नाम रख देते हैं यूजर। अब यूजर एक क्लास है। अब मैं इसी नाम का एक टेबल जनरेट करना चाह रहा हूँ अपनी डेटाबेस में, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज इसकी डिफाइन करूंगा। प्रॉप डबल टैप इंट आईडी, आगे मैं 3-4 फील्ड्स बना लेता हूँ। इसे कह देते हैं नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब ये जो आईडी है इसको प्राइमरी की शो करने के लिए मुझे यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी की, जो कि डाटा एनोटेशन है, जो कि डिफाइन करेगी कि ये प्राइमरी की होगी इस टेबल की। और ये मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ डाटा टाइप डॉट डाटा टाइप, इधर हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। अब ये मैंने डिफाइन कर दी कि ये जो फील्ड है ये असल में मेरी पासवर्ड की फील्ड है। तो ये हमारी चीज एक यानी कि एक पहला मरहला हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा माइग्रेशन का। पहले अपने माइग्रेशन को अनेबल करना है, फिर उसको एक नाम देना है और अपनी डेटाबेस को अपडेट करना है। तो यहाँ पे अब आ जाएं पैकेज मैनेजर कंसोल में, और यहाँ पे आपने सबसे पहले जो एक चीज लिखनी है वो है कि आप अपने पैकेज मैनेजर के थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क की माइग्रेशन को अनेबल करना चाहते हैं। क्योंकि पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब बारी है आपके माइग्रेशन की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे enable माइग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर है कि इसने enable माइग्रेशन को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि मैंने माइग्रेशंस लिखना था, enable माइग्रेशंस, एक एस की मिस्टेक आ गई यहाँ पे। तो जैसे ही आप इसको अब देखें इसने लोड लेना शुरू किया, इसका मतलब ये माइग्रेशन इस टाइम स्टार्ट हो गई। तो माइग्रेशन अभी अनेबल हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही माइग्रेशन अनेबल हो जाएगी हम एक माइग्रेशन का सेट, ओके, एक हम स्टेप भूल गए जिसको हमने लाजमी परफॉर्म करना है। इससे पहले आपको एक बनाना पड़ता है DB कॉन्टेक्स्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि वो आपकी रेपोस्ट्री हो सकती है। आप उसके थ्रू अपना काम परफॉर्म करते हैं। एक रिपोस्ट्री हम बनाने वाले हैं। तो रिपोस्ट्री के लिए हम एक सिंपल क्लास बनाएंगे। यहाँ पे मॉडल में आए, एक क्लास बनाई यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे जब हम क्लास बना रहे हैं तो उसका नाम वही होना चाहिए, जैसे कि मैं कहता हूँ यूजर रेपो, ठीक है, और एक यूजर रेपोस्ट्री यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे हमने इसको इनहेरिट करवाना है DB कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। जो भी आपकी DB कॉन्टेक्स्ट होगी उससे ये इनहेरिट करवा लिया। इसके बाद हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। ये इसका एक कंस्ट्रक्टर है और बेस प्रॉपर्टीज इसके अंदर इनहेरिट है। अब यहाँ पे हमने बनाना है एक DB सेट, पब्लिक DB सेट, यानी कि नेम ऑफ द टेबल। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजर को और आगे हम उसका नाम दे देंगे, इसी नाम से बनानी है, और गेट सेट। तो ये टेबल का गेट सेट बन गया, ओके। अब जब ये हमारी चीज डन हो जाएगी तो अब हम यूज करेंगे अनेबल माइग्रेशन। इसके
फ़ौरन बाद ही जैसे ही आपने इसको माइग्रेट किया तो एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे माइग्रेशन में अवेलेबल हो जाएगी, जिसके अंदर कुछ प्री रेक्विजिट चीज़ें लिखी होंगी। अब ये टाइम है आपके माइग्रेशन को ऐड करने का। ठीक है, अब आपने माइग्रेशन तो कर ली, अब इसके बाद अब आपने एक माइग्रेशन ऐड करनी है। तो आप कोई भी उसको नाम दे सकते हैं माइग्रेशन को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हम नाम देंगे ऐड माइग्रेशन बेस 1। तो पहली माइग्रेशन हमारी स्टार्ट होगी। अब इसके बिहाफ पे आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर वगैरह ये टेबल के स्ट्रक्चर बन चुके हैं। इसके बाद जैसे ही ये स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे हम बनाएंगे अपनी डीबी। तो डीबी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपडेट डेटाबेस, और अब प्रोसेस शुरू होगा डेटाबेस क्रिएशन का। अभी जैसे ये क्यूरी रन होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉटम में कुछ एसक्यूएल कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं, ओके तो रनिंग सीड मेथड, इसका मतलब है कि इसने अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म कर दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को और देखेंगे कि इसमें मैंने एक और स्टेप मिस कर दिया, यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। अब हम जाएंगे स्केप फोल्डिंग की तरफ। स्केप फोल्ड हमने करना, इसको स्टॉप करेंगे और यहां से हम अपने सॉल्यूशन में जाएंगे कंट्रोलर की तरफ। ऐड कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे, व्यूज विद एंटिटी फ्रेमवर्क, यहाँ पे यूज करेंगे यूजर की क्लास, यूजर का रेपोजिटरी आपने एक ही रखनी है, आपने ज्यादा रेपोजिटरीज नहीं रखनी, कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, और ऐड करें। अब ये ऑटोमेटिकली स्केप फोल्ड की मदद से क्रूड ऑपरेशंस जनरेट कर देगा और इसके बाद मैं अपने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करूंगा और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं इसमें क्रूड परफॉर्म करके डाटा सेव, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट कर सकता हूं। तो ये अब स्केप फोल्डिंग चल रही है। जैसे ये स्केप फोल्डिंग खत्म होगी मैं आपको दिखाऊंगा कि व्यूज ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे और कंट्रोलर के अंदर जो एक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका कोई सिंपल मैनेजमेंट सिस्टम है या आपने अपग्रेडेशन करनी है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन की तो आप एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डायनामिक क्यूरीज परफॉर्म करनी है तो आप इसको नहीं यूज कर सकते। इसमें डायनामिक क्यूरीज के लिए कोई इतनी खास सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप डायनामिकली चीज़ों पे जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो आप इसको लिमिट, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और इसकी लिमिट यही है कि अगर आपने कोई चीज़ फास्टली परफॉर्म करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डायनामिकली परफॉर्म करनी है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आप डैपर यूज़ कर सकते हैं या ADO.NET यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ओके, ये देखें, ये सारे कंट्रोलर के एक्शंस बन गए हैं और अब मैं इनको एग्जीक्यूट करता हूँ। और इस एप्लीकेशन में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट 5 मिनट लगे हैं एक क्रूड बनाने के लिए। तो अगर आप फास्ट बनाना चाहते हैं, अगर आपके सिंपल फॉर्म्स हैं, अगर आपने डाटा एंट्री वाली एप्लीकेशन बनानी है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने यूज़र में नहीं, यूज़र में जाना है। तो यूज़र, देखते हैं हमारे कंट्रोलर का क्या नाम है, यूज़र्स। ओके, यूज़र्स में हम चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पहली दफ़ा और एक स्पेसिफिक कंट्रोलर हो तो आप सेटिंग्स में जाके इसको डिफाइन कर सकते हैं राउट कॉन्फ़िग में। अगर आप कोर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप स्टार्टअप CS फाइल में जाके इसको लिख सकते हैं। क्योंकि मैं .NET यूज़ कर रहा हूँ तो इसके लिए आपको राउट कॉन्फ़िग में जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इंडेक्स वाला चल पड़ा है। मैं क्रिएट न्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं एक छोटा सा डाटा एंटर करूँगा, जिस तरह नेम है 123 123, ईमेल,
अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है कि उसने खुद ही अंडरस्टैंड कर लिया कि पासवर्ड को हिडन रखना है, जो कि मैंने उसको नहीं बताया। ईमेल के लिए कोई वैलिडेशन नहीं है, लेकिन मैं लगा सकता हूँ अगर मैं डाटा टाइप में पीछे बता देता। तो आप देख सकते हैं एक डाटा एंटर हुआ, इसको एडिट और डिटेल और इसकी डिलीट आप कर सकते हैं। ये एडिट का फॉर्म है, ये डिटेल का फॉर्म होगा जिसको आप कह सकते हैं डाटा रिट्रीव करना। और उसके बाद हमारे पास एक ये डाटा रिट्रीव हो गया और ये डाटा डिलीशन की कंफर्मेशन पेज है, और डिलीट करूंगा तो ये डाटा डिलीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और मेरी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।